दूसरे ओडीआई में हार के बाद ये पोस्ट किया था विडी वसीम जाफर ने, जो दूसरे टी20 तक भी कायम है। हमें करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। अब देखो यार, क्रिकेट भी एक खेल है जिसमें हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ इससे दिक्कत नहीं कि हम हार गए, दिक्कत इस बात से है कि दोनों ही टी20 मैच को जीता जा सकता था। पहले टी20 मैच में जहां 30 गेंदों में 37 रन चाहिए थे और 5 विकेट आपके हाथ में थे, उस मैच को आप हार गए। और दूसरे टी20 में भी मौका बन गया था, 8 विकेट जा चुके थे और अभी भी 24 रन बनाना बाकी था, फिर भी मैच को गंवा दिया। इंडियन टीम यहाँ पे कुछ ऐसा बिहेव करते हुए जीत परोस के दे रही है वेस्ट इंडीज को, जैसे कि एक पति मायके में गई बीवी के साथ करता हो। What? और कह रहा हो कि आप ही रख लो, हमें नहीं चाहिए। और इस जीत के बाद वेस्ट इंडीज के पास 2-0 की बढ़त हो चुकी है और काफी ज्यादा खुशी मिली होगी उनको, लेकिन सबसे बड़ी राहत मिली होगी उनके खिलाड़ी शैमरन हेटमायर को, क्योंकि इन्होंने तो एड़ी चोटी का दम लगा दिया था कि मैच को बनाएंगे एकदम इंटरेस्टिंग और इंडिया को जीत दे देंगे। लेकिन जो 9वें और 10वें नंबर के खिलाड़ी थे अल्जारी जोसेफ और अकील हुसैन, उनका ये बिल्कुल मानना नहीं था, इसीलिए मैच को 7 गेंद रहते ही जीत लिया। और अगर शैमरन हेटमायर की बात करते हैं तो अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको पता होगा कि निकोलस पूरन और शैमरन हेटमायर के बीच में काफी अच्छा चल रहा था पार्टनरशिप, लेकिन जैसे ही निकोलस पूरन ने अपना विकेट गंवाया, शानदार 50 करते हुए, क्योंकि उन्हीं का वो पारी था जिसने इंडिया को पछाड़ दिया था और मैच को हारने में मजबूर हो गई टीम इंडिया। लेकिन जैसे ही उनका विकेट 14वें ओवर में आउट हो गया, 15वें ओवर में शैमरन हेटमायर ने केवल एक ही रन का ओवर खेला रवि बिश्नोई के ओवर में, और अगले ही ओवर में एक रन आउट करवा दिया रोमारियो शेफर्ड का, एक और विकेट गिरा जेसन होल्डर का और आखिरी गेंद में खुद भी चलते बने, जिसके कारण मैच पूरी तरह से फंस चुका था और लग रहा था कि भारत जहां आसानी से मैच हारता हुआ दिख रहा है, अब मैच को जीत सकता है। और शायद जीत भी जाता अगर एक फैसला कप्तान हार्दिक पांड्या द्वारा सही होता, क्योंकि ये था 18वां ओवर ना कराने का फैसला युजवेंद्र चहल से, क्योंकि जहां 16वें ओवर में एक गेंदबाज ने जहां 3-3 विकेट दिलवाया हो, आप उनका चौथा ओवर 18वें ओवर में एक स्पिनर का ओवर कैसे रोक सकते हो, जबकि आप उन्हें होल्ड करके रख रहे हो 20वें ओवर के लिए, जब एक टीम रन बॉल चेज कर रही हो टारगेट के लिए। और जैसे जैसे ये टी20 सीरीज आगे बढ़ता जा रहा है और जोरों शोरों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि इन फॉर्म यशस्वी जायसवाल को आप क्यों नहीं खिला रहे हैं, किस मुहूर्त का आप इंतजार कर रहे हो। हमने पहले ही ये बात किया था कि क्या 6 गेंदबाज खिलाने की जरूरत है, लेकिन दूसरे टी20 मैच में भी 6 गेंदबाज खिलाया गया, क्योंकि कुलदीप यादव चोटिल हो गए थे नेट में गेंदबाजी करते हुए, उनकी जगह रवि बिश्नोई आए, लेकिन अक्षर पटेल भी बने हुए थे प्लेइंग 11 में। लेकिन अगर आपने दूसरा टी20 देखा हो तो उनसे एक भी ओवर नहीं करवाया गया, जबकि पहले टी20 मैच में उनसे केवल 2 ही ओवर करवाया गया था। और हमने तो पहले ही बात किया था कि अगर कप्तान 4 ओवर डालने में सक्षम है तो क्या 6वें गेंदबाज की हमें जरूरत भी है, क्योंकि गेंदबाज फिलहाल के लिए अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में भाई आप इन फॉर्म यशस्वी जायसवाल को क्यों बांध के रखे हुए हो? क्या यहाँ अक्षर पटेल का रोल एक केवल बल्लेबाज के तौर पर है? और अगर ऐसा है तो क्या वो यशस्वी जायसवाल से अच्छा है? और अगर ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं तो गेंदबाजी क्यों नहीं करवा रहे हो? अब मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हमको तीसरे टी20 मैच में मिल ही जाएगा और यशस्वी जायसवाल खेलते हुए जरूर दिखेंगे। लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में पहले टी20 से बसा हुआ है और वो ये है कि संजू सैमसन को आप इतना नीचे डाउन द ऑर्डर 5वें नंबर पे क्यों खिला रहे हो? अगर हम बात करते हैं आईपीएल में ये आपको चौथे नंबर में या फिर फर्स्ट डाउन में आते हुए दिखते हैं, टॉप ऑर्डर में खेलते हुए दिखते हैं, तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव को, जो कि आपको मुंबई इंडियंस में भी चौथे नंबर में खेलते हुए दिखते हैं, इंडिया के लिए भी पहले उन्होंने चौथे नंबर में खेला हुआ है, तो क्या संजू सैमसन को तीसरे नंबर में नहीं खिलाया जा सकता और सूर्य कुमार यादव को चौथे नंबर में? और यहां तक कि तिलक वर्मा के बाद आते हुए दिखते हैं संजू सैमसन, तो तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस में भी 5वें 6ठे नंबर में खेलते थे, तो उस हिसाब से संजू सैमसन चौथे नंबर में भी आ सकते थे। लेकिन ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या झोल मोल कर रहे हैं, किस तरह का यहाँ पे स्पॉट कौन से खिलाड़ी को देना चाह रहे हैं
और अगर यशस्वी जायसवाल आते भी हैं क्या उनको ओपनिंग स्लॉट मिलता हुआ दिखेगा या फिर वो भी कुछ मिडिल ऑर्डर में या फिर एकदम फिनिशर के तौर पे खेलते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि फिलहाल के लिए आपने सीनियर खिलाड़ियों को तो बिठा दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करो कि भाई उनके बिना काम ही ना चले, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर वो आके भी बचा लेंगे आने वाले कुछ सीरीज को, लेकिन कुछ सालों के बाद आपके कंधों के ऊपर ही ये भार आता हुआ दिखेगा। तो इनको आप तगड़ा कर लो और होपफुली ये जो हमारी यंग टीम है आने वाले 3 मैचों में जो कि करो या मरो वाला सिचुएशन है वेस्ट इंडीज के साथ करती हुई दिखेगी और इस सीरीज को जीतने में कामयाब रहेगी। और अब तीसरा T20 मैच भी सेम मैदान में प्रोविडेंस में खेला जाएगा 8 अगस्त को, और हम चाहेंगे कि जो गलती दूसरे T20 मैच में किया है उसको ना दोहराते हुए तीसरे T20 मैच को जीत के जीत का दामन थाम ले, नहीं तो यहां से सीरीज तो हारेंगे ही, साथ में एक बड़ा खतरा व्हाइट वॉश का भी मंडराता हुआ दिख सकता है इंडिया टीम के ऊपर। लेकिन हम अपने यंग इंडियन टीम के ऊपर भरोसा करते हैं और उन्हें सपोर्ट भी। और अब समय आपका आ गया है यार मुझे सपोर्ट करने का कानून गैंग्स को सब्सक्राइब करते हुए, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगा ऐसे ही खासकर इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़ा हुआ क्रिकेट न्यूज। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स अब आपसे लेता हूं विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।